the amount of radioactivity in the organ and decreases as the radioactivity decays or is excreted. The decay of radionuclide is exponential in character, and it is found that rate of excretion of most substances from the body may also be considered as an approximately exponential. एक्सपोनेंशियल दो चीज, एक तो पहली बात क्या बोला डोज कि रेट डोज रेट जो लगेगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी उस एक्टिविटी ऑर्गन में कितनी है, एंड डिक्रीजेज एज रेडियोएक्टिविटी डिकेज और एक्सक्रीटेड। दूसरी चीज बोली कि डिके ऑफ जो रेडियो न्यूक्लियाइड है वो नेचर जो है उसका क्या है, एक्सपोनेंशियल है, मतलब वो एक्सपोनेंशियली ही डिके होएगा। और क्या फाउंड किया गया, एंड वाज फाउंड दैट द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ मोस्ट सब्सटेंसेस जो बॉडी से जो बाहर निकलता है मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अप्रोक्सीमेटली एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल उसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल मान मान सकते सकते हैं, राइट। दिस मीन्स that effective decay constant can be employed to describe the rate of removal from the rate of removal of a radioactive substance from the body. See the figure this, मतलब ये दिखाया है यहाँ पे। एक चीज मैं पीछे बैठ जाके देखूं, ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज मिस कर गए हम स्लाइड में, मुझे ऐसा, हाँ नहीं नहीं मिस किया, वेरी नाइस, वी आर राइट। ओके, तो ये बोल रहे कि पहली चीज तो ये देख लो कि एक लेमडा इफेक्टिव जो डिके कांस्टेंट जो है इट विल बी सम ऑफ द फिजिकल हैं इस डिके बायोलॉजिकल कांस्टेंट प्लस बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डिके कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये दिखा है, देखो ये फिजिकल डिके हो रहा है, करेक्ट, और ये डिके कांस्टेंट का जो रेट जो है बायोलॉजिकल वो है बायोलॉजिकल है। तो इफेक्टिव जो है वो उससे कम बायोलॉजिकल के पास में ही पास आएगा, जो जो कम कम होगा होगा उसी के पास उसी में के पास जाएगा, उसी के आसपास में रहेगा, राइट। सो कल भी हमने ये बात डिस्कस करी थी, तो हमेशा डीके इफेक्टिव विल बी इक्वल टू डीके फिजिकल प्लस डीके बायोलॉजिकल, ठीक है सर। डीके कांस्टेंट, राइट। बोलो। तो सर फिर जो जैसे वही एफडीजी की बात करता है, हम्म, तो जो एफडीजी है वो इंजेक्ट कर दिया पेशेंट में, फिर वो बायोलॉजिकल भी डिके कर रहा है, बायोलॉजिकली भी और फिजिकली भी डिके कर रहा है। हम्म, उसका सर टी हाफ 110 है और हम्म, उसका 6 आवर्स, हम्म, हाँ 6 आवर्स। तो फिर सर जो इफेक्टिव होगा वो वही जाएगा ना, वो 110 के ही, उससे हम हाँ मानेंगे कि हाँ 110 के ही, हाँ हाँ, 110 से कम ही होएगा, उससे भी कम हो जाएगा उससे थोड़ा, भी कम हो जाएगा। क्योंकि वो 110 के पास में देखो ना, वो 6 घंटे में बॉडी से बाहर निकलता है, उसके पहले तो सारा डिके हो जाएगा, हाँ खुद ही फिजिकली डिके हो जाना है। हाँ और कुछ ना कुछ बॉडी जो होगी वो बाहर निकालेगी ही निकालेगी, हाँ, वो तो जैसे निकाल ही यूरिन से रही है, निकाल दिया, यूरिन मतलब पेशेंट जा ही रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके वो 110 मिनट जो है उससे कम ही आएगा डीके कांस्टेंट, उसका भी वैल्यू वो कम ही आएगा, हाँ मतलब वो जल्दी डिके हो जाएगा, जल्दी कहने का डिके मतलब जल्दी निकल जाएगा, वो 110 मिनट से, से भी जल्दी ही या निकल जाएगा। राइट, ओके। अब इसी इक्वेशन को देखो, सिंस डिके कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाफ लाइफ, तो हमने डिके कांस्टेंट की जगह 1/T इफेक्टिव कर दिया लेमडा इफेक्टिव के लिए, और यहाँ पे 1/TR कर लिया और इसको 1/T भी कर टीवी लिया, where T effective is the effective half-life of a radioactive substance in the body, and TR is the radioactive half-life of substance, and TB is the biological half-life of the substance, करेक्ट। अब यहाँ पे इससे तुम T इफेक्टिव जब निकालोगे, इसको भी इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, तो इट विल बिकम TR इंटू TB डिवाइडेड बाई टीआर प्लस टीवी। TR प्लस TB, करेक्ट, ओके। ये यहाँ पे दिखा है, फिगर 9.2 illustrates the variation of dose rate with time following an intake of radionuclide. The initial rise in the curve covers the period during which nuclide is being transported तो to द the organ ऑर्गन of ऑफ interest. इंटरेस्ट। मतलब ये देखो, जब आप कोई भी चीज इंजेक्ट करते हो, राइट, तो एक ऑर्गन में जाने में तो टाइम लगेगा ना, वहां पे जाकर पीक होएगा, और उस पीक अटेंड करने के बाद वो फिर फिर वो डिके होगा, एक्सपोनेंशियल वे एक्सपोनेंशियली से डिके हो डिके जाएगा होगा। और वो इफेक्टिव से जाएगा, e टू द पावर माइनस डिके इफेक्टिव, इफेक्टिव। राइट, इनटू अच्छा। टी,
जो यही हम एफडीजी वाली बात कर रहे हैं, एक पीक हाँ, तक तो इसका अपटेक होगा जो हम स्कैन के लिए करेक्ट, लेते हैं करेक्ट, 45 मिनट्स, राइट। देन वो फिर वो डिके होना हाँ, स्टार्ट ये हो जाएगा, 45 मिनट्स के बाद डिके जो है वो होगा, डीके होना शुरू हो जाएगा, और वो वो भी डीके जो होगा इफेक्टिव से होगा, इफेक्टिव हाफ लाइफ के हिसाब से वो डीके होगा। 110 से कम ही जाएगा। राइट, बड़ी। At the peak, most of the radionuclide that is destined for the particular organ has reached it, and the organ is receiving its maximum dose rate. ये पीक पे जब पहुंचेगा, इस समय पे ऑर्गन को मैक्सिमम डोज रेट मिल रहा होगा, चाहे जहां भी होगा। इसीलिए तुम बार बार बोलते हो, तुम लोग जब भी पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हो तो क्या बोलते हो? यूरिन फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करो, जैसे लगे निकल जाओ, क्योंकि जितना देर आप होल्ड करके रखोगे उस समय पे वो लैडर को सबसे ज्यादा डोज, रेडिएशन डोज लगना है। सर एक बात और कि बॉडी में तो सर ये मतलब मैक्सिमम अपटेक हो रहा है, पर डिके भी तो हो रहा है ना, हम्म। जो ये पीक पे जा रहा है हाँ। इंजेक्ट किया तो मैक्सिमम डोज रेट गया लेकिन उस समय डीके कम है, उस, पीक ज्यादा है, अच्छा, ऑर्गन जो है पिकअप ज्यादा कर रहा है, उस पर एक्टिविटी ज्यादा एक्यूमुलेट, ऑप्टिक पीरियड है ना, तो पर डिके डीके भी कम कर हो रहा रहा है। है। हाँ, वो तो हो ही रहा है, वो तो वो तो प्रोडक्शन और हाँ, डीके चल रहा है। वो तो सर तभी से हो रहा है जब से वो हाँ, बन के आया, वाइल ऊपर करेक्ट, आई या इंजेक्शन में आया था, वो राइट, तो डिके तो कंटिन्यू राइट, हो ही रहा है। राइट, राइट। तो यहाँ पे ऑर्गन में अपटेक भी हो रहा है और डीके भी हो रहा है। हाँ अपटेक मतलब इन हो रहा है ना, हाँ एक तरह से प्रोडक्शन हो गया, हाँ और डीके तो हो ही रहा। हाँ। तो वो वाला फंडामेंटल लगेगा यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है। अब क्या है कि यही बोल रहा है कि एट द पीक, पूछेगा ना कोई भी कि कब मैक्सिमम डोज कहाँ लगेगा, तो एट पीक मोस्ट ऑफ द रेडियोन्यूक्लाइड दैट इज destined फॉर पर्टिकुलर ऑर्गन हैज रीच्ड इट। जितना आना था वो मैक्सिमम अब आ चुका है, तो इसी पॉइंट पे सबसे ज्यादा रेडिएशन डोज लगेगा। द ऑर्गन इज रिसीविंग its maximum dose rate. Subsequently, the dose rate to the organ decreases approximately exponentially as the radionuclide decays and is It is excreted. excreted. उसके बाद उसका डोज रेट जो है वो कम हो जाता है। Thus, in a given intake of radionuclide will commit the organ or organs at risk from that nuclide to certain dose, which is known as the Committed, committed equivalent dose। अभी एक टर्म नया आया, committed ये equivalent. पूछिएगा एग्जामिनर आपसे कि कमिटेड इक्विवेलेंट डोज क्या है और क्यों ऐसा बात हुआ, इसका नाम अलग क्यों दे दिया, कमिटेड क्यों किया, कमिटेड इक्विवेलेंट डोज, Committed राइट। equivalent, yes. एट गिवन इनटेक बोल रहे हैं रेडियो न्यूक्लियाइड विद कमिट द ऑर्गन एट रिस्क, मतलब क्या है बेसिकली ये मैक्सिमम से किस, अपटेक, हाँ अपटेक आ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे पीक हो रहा है, मैक्सिमम डोज रेट लग रहा है, और फिर उसके बाद डोज रेट जो है वो धीरे 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 डिके होता जाता है। करेक्ट। तो ये टोटल जो डोज इस रेट में लगा रहा है ना, ऐसा नहीं, इसका पैटर्न अलग अलग है। तो ये बोल रहा है दस एट ए गिवन इनटेक ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड, जो भी रेडियो न्यूक्लियाइड जो हम इनटेक कर लेंगे विल कमिट द ऑर्गन एट रिस्क, उस ऑर्गन को रिस्क पे डाल देगा, विल कमिट ऑर्गन एट रिस्क। इसीलिए ये कमिट वो जो है वो यहाँ के आगे बोले कमिटेड इक्विवेलेंट डोज बना। ओके, मतलब सर उसको, हाँ बोलो। हाँ एक बार और से बता दीजिए, ऑर्गन सर, देखो, पहली चीज आपने इस स्लाइड में क्या देखा कि जब भी अपटेक, पहले तो इंजेक्ट उसको करेंगे तो टाइम लगेगा अपटेक होने में, एक टाइम पे मैक्सिमम अपटेक होगा, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट अपटेक हो गया, तो इस तभी समय पे मैक्सिमम इसको डोज, मैक्सिमम डोज रेट लग रहा हाँ होगा, सर, और उसके बाद वो यही डिके डोज रेट होगा, जब मैक्सिमम हो गया तो धीरे 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 डोज रेट कम होता जाएगा। हाँ सर, राइट। अब जिस ऑर्गन को वो मैक्सिमम डोज दे रहा है, दिया ना, यही पैटर्न बनेगा, जिस ऑर्गन में भी अपटेक होना होगा वैसा होएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जब एक बार कोई भी रेडियो न्यूक्लाइड बॉडी के अंदर आ जाएगा, जब हमने इंटेक ले लिया, अंदर ले लिया, तो ये क्या कर रहा है, विल कमिट द ऑर्गन एट रिस्क, मतलब ऑर्गन को रिस्क पे डाल दिया, उसने कमिट कर दिया ना,
कि मैं तो इसको डोज देने वाला ही हूँ, अब इसको नहीं बच सकता हूँ, वैसा डोज, राइट, फ्रॉम द न्यूक्लियाइड, मतलब जो न्यूक्लियाइड हमने इंटेक किया है टू ए सर्टेन डोज, वो एक सर्टेन डोज उसको डिलीवर करेगा, और वो जो सर्टेन डोज डिलीवर करेगा फ्रॉम ऑप्टेक टिल वो पूरा का पूरा जब तक डिके नहीं हो जाता है, राइट, उस डोज को हमने नाम क्या दिया, कमिटेड इक्विवेलेंट डोज दिया। ये तुमको समझाने आना चाहिए, और हर जगह इंटरनल में रेडिएशन हजार्ड में यही वर्ड आएगा, कमिटेड, दिस डिपेंड्स ऑन, पहले चीज कौन, कमिटेड इक्विवेलेंट डोज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल डोज रेट एंड ऑन द रिमूवल रेट, दोनों चीज पे है, इनिशियल डोज रेट क्या था और किस रेट से वो रिमूव हो रहा है, वो दोनों चीज पे डिपेंड करेगा। इट इज यूजुअली assume that a given intake of a particular radionuclide will result in the same committed equivalent dose whether it is received in a single large intake or a large number of small intakes। मतलब ये बोला कि यदि ऐसा एस्यूम किया गया है कि एक बार में ही उतना इंटेक ले लो या रुक रुक करके लो एक्टिविटी, जैसे मान लो एक बार में आपने 10 मिलीक्यूरी ले लिया, तो जितना डोज रेट जो जाएगा टोटल कमिटेड इक्विवेलेंट डोज होगा वो 2-2 मिलीक्यूरी ले करके भी यदि आप 10 मिलीक्यूरी पूरा करोगे 5 बार में, तभी भी वो 5 बार में 10 मिलीक्यूरी के बराबर ही डोज लगेगा। ये जानना जरूरी है, ये एक कॉन्सेप्ट की बात है यहाँ पे। पहला, इट डिपेंड, जो डोज कमिटेड इक्विवेलेंट डोज जो होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, इनिशियल डोज रेट कितना था प्लस यस किस रेट से वो रिमूवल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये क्या एज्यूम करते हैं, इट इज यूजुअली assumed that a given intake of a particular radionuclide will result in the same committed equivalent dose whether it is received in a single large intake या लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंटेक, मतलब छोटे छोटे पैकेट में लो या एक ही बार में पूरा इनहेल कर लो, दोनों में डोज कमिटेड इक्विवेलेंट डोज इक्वल होगा, ये अस्यूम किया जाता है। बढ़िया। फॉर मेजॉरिटी ऑफ रेडियोन्यूक्लियाइड द डोज इज रिसीव्ड ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड फॉलोइंग एन इंटेक, टिपिकली a few months to a few years, right, because after this time radioactivity will have decayed or have been excreted। मतलब वो बोल रहे हैं पहले कि फॉर मेजोरिटी ऑफ रेडियोन्यूक्लियाइड डोज रेट जो है इज रिसीव्ड ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड फॉलोइंग एन इंटेक, क्या बोल रहे हैं, टिपिकली फ्यू मंथ से फ्यू इयर्स तक भी जा सकता है, बिकॉज जनरली शॉर्ट पीरियड होता है बट टिपिकली फ्यू मंथ से फ्यू इयर्स तक भी हो सकता है, बिकॉज आफ्टर दिस टाइम रेडियो एक्टिविटी विल हैव डिकेड और हैव बीन एक्सक्रीटेड। वो थोड़ा सा लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे, बेसिकली ये बोल रहा है जनरली शॉर्ट पीरियड तक ही होता है, क्योंकि इफेक्टिव हाफ लाइफ जो आएगा वो सबसे शॉर्ट की तरफ ही जाएगा, बस इतना समझ लेना है। फिजिकल हाफ लाइफ यदि बहुत बड़ी है और बायोलॉजिकल शॉर्ट है तभी भी इफेक्टिव हाफ लाइफ शॉर्ट की तरफ ही जाएगा। इसीलिए जब टेक्नीशियम 99M जब तुम इंजेक्ट करती हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, टेक्नीशियम 99M जब बॉडी में इंजेक्ट हो रहे तो टेक्नीशियम 99M टेक्नीशियम 99 में जाके कन्वर्ट होता है और उसका 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁶ कुछ है 10⁵ कुछ ऐसे कुछ ईयर्स है, ईयर्स में, हाँ, तो यस, और इफेक्टिव हाफ लाइफ जो है उसका बहुत कम है बॉडी में, तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा कि वो पहले ही निकल जाएगा, उसको एक्सक्रीट कर देगा बॉडी से बाहर, तो इसलिए उतना ईयर तक उसको बॉडी में रहना ही नहीं है, समझ सर उसका ना जो फिजिकल है ये ज्यादा है, हाँ, बट बायोलॉजिकल कम कम है, है, तो फिर वो इफेक्टिव effective बायोलॉजिकल, biological हाँ, हो जाएगा। यही तो अच्छी बात है ना। फॉर लॉन्ग लिव्ड स्पेसीज के लिए, वो शॉर्ट लिव्ड स्पेस मतलब जिसका हाफ लाइफ शॉर्ट था वो वहां के लिए था, ये पहला वाला बात, क्योंकि वो जो जो कम होगा बेसिकली अल्टीमेटली वैसा ही है, मेन वही है, इफेक्टिव के पास में जाएगा। फॉर सम लॉन्ग लिव्ड स्पेसीज सच एज प्लूटोनियम आइसोटोप्स द रेडियो एक्टिविटी इज एक्सक्रीटेड वेरी स्लोली,
is excreted very slowly, and so dose is received over a very long period of time. मतलब बॉडी बायोलॉजिकली भी उसको बहुत स्लो ये कर रही है, और यदि उसका हाफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक बॉडी को इरेडिएट करेगा। अगर आप सर समझ रहे लॉन्ग लिव रेडियो न्यूक्लियाइड है तो फिर मतलब वो उसका डिके रेट बहुत स्लो होगा हो? और बायोलॉजिकल भी एक्सक्रीशन बहुत स्लो है, और बायोलॉजिकल भी स्लो है। तो फिर तो कुछ भी होगा स्लो की तरफ, दोनों में से कम की तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी लंबे समय तक करेगा ना ये रेडिएट। तो ये जानना जरूरी है। पहले वाले में क्या था कि जो जो हाफ लाइफ जो था उसका भी फ्यू किसी का मतलब मंथ से लेकर के ईयर तक था, राइट, शॉर्टर था लेकिन बहुत लंबा नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों ही चीजें हैं, एक तो बहुत स्लो एक्सक्रीशन भी हो रहा है प्लूटोनियम का, और उसका हाफ लाइफ भी जो है वो लॉन्ग लिव्ड स्पेसीज है, मतलब हाफ लाइफ भी उसका फिजिकल हाफ लाइफ भी ज्यादा है। तो उस केस में जो होगा, सो द डोज रेट इज रिसीव्ड ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन दिस लेटर केस द कमिटेड डोज इज डिफाइंड एज, इस केस में कमिटेड डोज क्या डिफाइन किया है? अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलॉट कर लो अपने आप को। क्या in this case the committed dose is defined as the dose that is received in a period following the intake of 50 years for the adult or up to age of 70 years for children, as these times represents the likely maximum life span of individual following the intake। या तो 70 साल मान लेते हैं यदि बच्चा है, तो अब तो 70 साल तक का ही कैलकुलेशन करते हैं, उसको एक एवरेज मान लिया हाफ लाइफ कितना होगा, या 50 साल तक। 50 साल फॉर एडल्ट क्यों? इसलिए कि जैसे तुम मान लो कि तुम अभी जॉब में एंट्री करोगी, बहुत जल्दी कोई जॉब में एंट्री करेगा, कितना पे करेगा? इतना भी जल्दी करेगा सब 20 अब तो हो ही जाएगा। यस, तो कितना साल तक काम करेगा वो? 70, तो 50 ऐसे भी रिटायरमेंट होता है, 50 ऐसे भी रिटायरमेंट हो जाए, तो मैक्सिमम 50 ईयर तक का ही कैलकुलेशन चलता है, ये याद रखिएगा। आंसर अच्छा चिल्ड्रंस के लिए अल्ली वगैरह भी जो कैलकुलेट होता है ना, वो उसी पे ऐसे ही कैलकुलेट होता है, उतना मान के चलते हैं इतने साल तक काम कर सकता है ये आदमी, इसका इतने साल तक इतना मैक्सिमम डो। इतना हाँ, तो या तो 50 साल, हाँ नहीं तो बचपन बच्चों के लिए है तो 70 साल 70 तक। प्लस। तो ये याद रखना, ये याद रखने की जरूरत है। जब लॉन्ग हाफ लाइफ जब है और एक्सक्रीशन भी बहुत स्लो स्लो है, है तो उस केस में कमिटेड डोज कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड एज द डोज दैट इज रिसीव्ड इन ए पीरियड फॉलोइंग द इनटेक ऑफ 50 50 ईयर्स इयर्स तक। फॉर कितना डोज लगेगा वो कैलकुलेट किया जाएगा प्लूटोनियम के लिए, 50 या इयर्स बच्चों में केस में 70 इयर्स 70 साल तक का। मैक्सिमम लाइफ क्यों? स्पैन एज these times represents the likely मैक्सिमम maximum life span of the individual following the intake, मतलब वो मानेंगे कि इतने दिन तक वो आदमी जिंदा रहेगा। बढ़िया। The committed effective dose is the committed equivalent dose multiplied by the tissue weighting टिश्यूएटिंग factor। फैक्टर। देखो committed equivalent dose में दो चीज थी, इक्विवेलेंट डोज ऑर्गेन को लगा, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर उसमें इंक्लूडेड था, हाँ सर लेकिन टिश्यू वेटिंग फैक्टर नहीं इंक्लूडेड था। जैसे हमने टिश्यू वेटिंग फैक्टर इंक्लूड करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? कमिटेड इफेक्टिव इफेक्टिव डोज बन जाएगा, उससे भी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई सर करके जोड़ रेडिएशन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलो आगे, बढ़िया। तो डोज कोफिशिएंट्स की बात करें, हमने ऑन डोज कोफिशिएंट्स separate values for a given intake by inhalation and ingestion। The basic values for workers and members of publics, including infants, children, are tabulated in publications 119 ICRP का publication, which is freely available online। ये तुम भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ये पब्लिकेशन कौन सा है? 119, जहाँ पे वो क्या दिया है उन्होंने? डोज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किया हुआ है फॉर इनटेक के लिए, या इनहिलेशन हो जाए, इन वाया इनहिलेशन हो या इंजेक्शन हो,
कोई रेडियो न्यूक्लियाइड आपने इंटेक कर लिया तो उसका डोज कोफिशिएंट्स उन्होंने निकाला है किसके लिए, इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और उसको पब्लिक के टेबल में टेबुलेट कर दिया है। और ये पब्लिकेशंस कौन सा है आईसीआरपी का, 119। ये इसको देख करके तुम डोज एस्टिमेट कर सकती हो। कि सर इतना एफडीजी दे रहे हैं तो पेशेंट में तो किस यस, मजा आएगा ना। ये इंटरनल डोसिमेट्री तो आ गई अब आपकी। इंटरनल रेडिएशन हैजार्ड इज इंटरनल डोसिमेट्री। ये समझ में आया तो वो भी समझ में आएगा, सर सारे तुमको लोग मजा यही आएगा। करते हैं कि लोग से जो Noted that the dose coefficients given in publication 119 are based on data such as tissue weighting factor given in publication 60। ये इसका बेसिस ये याद रखना जरूरी है कि डोज कोफिशिएंट जो कैलकुलेट हुआ है इस पब्लिकेशन 119 में, इट इज बेस्ड ऑन द टिश्यू वेटिंग फैक्टर जो पब्लिकेशन 60 में दिया गया है, हर का टिश्यू वेटिंग फैक्टर, which has since been superseded by ICRP 103, right? Revised dose coefficient will be published by the ICRP in due course। वो हो सकता है कि वो आए रिवाइज। अच्छा सर अभी ये 60 के अकॉर्डिंग है 119 में, तो रिवाइज में 103 के अकॉर्डिंग 3 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, शायद देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली आ गया हो या पता नहीं आया है नहीं आया, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। एक बार नेट पे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। बट ये भी इंफॉर्मेशन जो मैंने जहाँ से लिया है वो लेटेस्ट बुक का है, 2020 का है या 2019 का है। ये बुक लेटेस्ट बुक से मैंने इसको इस इंफॉर्मेशन को पिक किया हुआ है। शायद 2020-21 का ही नहीं है, शायद मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। बट एनीवे दिस नीड टू रिमेंबर डोज कोफिशिएंट। टेबल 9.2 illustrates some examples of dose coefficients for some important radionuclides फॉर इनहेलेशन एंड इंजेक्शन, राइट। इनहेलेशन और इंजेक्शन के लिए कुछ डोज कोफिशिएंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ट्रिशियम कंपाउंड क्या है, ट्रिसिएटेड वाटर। यदि वो इनहेल कर लोगे इतना 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11, राइट, माइनस 11 1 बेकुरेल यदि आपने इनहेल किया है तो इतना सीवर्ट आपको डोज लगेगा। यदि 1 बेकुरेल आपने इनहेल किया है तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 सीवर्ट आपको डोज लगेगा। यदि आपने इंजेस्ट कर लिया तो भी 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 सीवर्ट का डोज लगेगा। यदि 1 बेकुरेल -11 है ना सर? हाँ -11 मतलब ये डोज कोफिशिएंट जो है सीवर्ट पर बेकुरेल में है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बेकुरेल यदि इनहेल किया तो इतना सीवर्ट जो भी लिखा हुआ है उतना आपको डोज लगना है। ओके, ऑर्गेनिकली बाउंड हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होगा तो 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और यहाँ पे इंजेक्शन है तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर। सोडियम 22 यदि इनहेल किया, ऑल कोई भी इससे कंपाउंड बने, यदि आपने सोडियम 22 का इनहेलेशन किया है तो उससे जो डोज आपको लगेगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सीवोट पर बेकुरल। 1 बेकुरल पे इतना डोज, इतना सीवोट का लगेगा। अब देखो ये सारी चीज आपको याद रखने की तो जरूरत नहीं है, टेबल अवेलेबल है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करने आना चाहिए कि डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देख कर। डोज कोफिशिएंट से करेक्ट, राइट, समझ गए। सो ये बाकी आयोडीन के लिए याद रख सकती हो क्योंकि रोज हम लोग यूज करते हैं। तो ये इसके लिए 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है, इनहेलेशन पे है, और 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सीबोर्ड और बेकुरेल इंजेक्शन के लिए है। करेक्ट, सीजियम प्लूटोनियम ये सबके अलग अलग दिए हुए हैं, राइट। Since the transfer of any material from lungs or from gut is influenced by its chemical form, particularly its solubility, मतलब वो घुल सकता है कि नहीं घुल सकता, it is necessary to specify different values for different chemical forms of the majority of radionuclides। मतलब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स में होगा
तो अलग अलग वैल्यूज होगा, इसीलिए ये देख रहे हो कि ऑर्गेनिकली बाउंड है, तो क्या होगा, वो एक डिफरेंट वैल्यूज है, और ट्रेसिएटेड वाटर के फॉर्म में है तो उसका वैल्यू डिफरेंट है। करेक्ट। यदि वो इनसोल्यूबल है तो अलग है। इसी के कंपाउंड प्लूटोनियम के भी देखोगे नाइट्रेट है तो डिफरेंट है, और अदर कंपाउंड फॉर्म्स में है तो उसके वैल्यूज डिफरेंट है, इसीलिए, क्योंकि सोल्युबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, और इससे डिफरेंट केमिकल उसका जो फॉर्म्स केमिकल जो है। फॉर्म्स और सॉल्युबिलिटी। राइट। It can be seen that committed effective dose from an intake of 1 becquerel varies widely for different radionuclides, reflecting the different types of emissions, alpha or beta, the half-life and the behavior of a particular chemical form of radionuclide in the body। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो 1 बेकुरल पे ही ये वैल्यू जो अलग अलग जो हो जा रहे हैं, जैसे इसका 1.8 से सीधे 4.1 हो गया, ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इट इज डिफरेंट रेडियोन्यूक्लियाइड जो है, या तो रेडियोन्यूक्लियाइड पे यदि डिफरेंट हाँ, चेंज हो रहा है सिर्फ किसका मिशन तो कैसा है, किसका हाँ, अल्फा है, बीटा है, करेक्ट, गामा हाफ लाइफ क्या है, है, हाफ लाइफ क्या एंड है, द बिहेवियर ऑफ ए वही पर्टिकुलर केमिकल फॉर्म क्या केमिकल है। फॉर्म बॉडी में क्या है उसके ऊपर। रेडियोन्यूक्लियाइड्स विथ हाई डोज कोफिशिएंट्स आर ऑफ हाई टॉक्सिसिटी, रेडियोटॉक्सिसिटी, जिसका डोज कोफिशिएंट ज्यादा है इसका मतलब वो हाईली रेडियोटॉक्सिक है, टॉक्सिक है। मतलब वो ज्यादा डैमेज करेगा। एंड दोज विथ ए लो वैल्यूज आर ऑफ लो लो रेडियो। रेडियोटॉक्सिसिटी। सर जितना कम सीवर्ट लगेगा उतना बैक्टीरियल पे उतना नहीं ज़्यादा हो है कि जाता नहीं? है। आप पीछे से It should be noted that the values recommended by the ICRP are revised periodically in the light of new scientific data, and so values from current source should always be used for radiation protection purposes। एक बात क्या बोला, पहली चीज कि आईसीआरपी जो है वो हमेशा मतलब पीरियोडिकली अपने जो भी पब्लिकेशंस जो करती है वो रिवाइज करते रहती है बेस्ड ऑन द लाइट ऑफ इन द लाइट ऑफ न्यू साइंटिफिक डेटा। मतलब नए नए जो रिसर्च होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वो अपने वो डेटा जो रिवाइज है वो कर। रिवाइज करते रहते हैं। तो बोल रहे हैं सो वैल्यूज फ्रॉम करेंट सोर्स शुड ऑलवेज बी यूज फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन पर्पस। इसलिए रेडिएशन प्रोटेक्शन का कोई भी कैलकुलेशन करना है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर के करना है। यदि डोज कोफिशिएंट ये चेंज हो गया, जैसे बोला ना कि ये आईसीआरपी जो है 60 के पब्लिकेशन पे जो जो टिश्यू वेटिंग फैक्टर का जो वैल्यूज दिया हुआ है उसके ऊपर डोज कोफिशिएंट्स कैलकुलेटेड हुआ है। लेकिन आईसीआरपी 103 में जाके चेंज हो गया 2007 में जो आया, वहां पे टिश्यू वेटिंग फैक्टर चेंज हुआ है। तो टिश्यू वेटिंग फैक्टर पे अब ये लोग रिवाइज करेंगे उसको, हो सकता डोज है कि आ गया कोफिशिएंट्स हो, को। आ गया है तो उसको यूज करना है कि टेक्स्ट बुक में नहीं आया ना, लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको वो वाला बुक से एक डोज कोफिशिएंट उठाने हैं और यूज करने हैं। इसका पर्पस ये कहने का मतलब ये है। अब आइए एग्जाम्पल, ये मैथमेटिक्स, ये मजा आएगा और आपको समझ आएगा। ये एग्जाम ऐसा क्वेश्चंस आर एस के एग्जाम में पूछते हैं, पूछ सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो इजी है बनाना, वो सारा इंफॉर्मेशन तुमको दिया होगा, सिर्फ कैलकुलेट करने आना चाहिए। राइट। अब देखो ड्यूरिंग कोई एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है, असेसमेंट ऑफ डोज असेस कर रहे हैं हम लोग, इस टाइप का रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे कुछ स्पिलेज हुआ, कहीं पे रेडिएशन डिजास्टर्स होता है ना, जैसे मान लो कोई अटैक हुआ, राइट। तो सबसे ज्यादा यदि कोई मदद कर सकता है डोज कैलकुलेशंस में तो सिर्फ न्यूक्लियर मेडिसिन वाला। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इट इज एस्टिमेटेड दैट ए वर्कर हैज बीन एक्सपोज टू द इनटेक ऑफ 1.5 into 10 to the power 5 becquerel of sodium 22, राइट, वाया इंजेक्शन। इंजेस्ट कितना किया, इतना becquerel, राइट।
1.5 into 10 to the power 5 becquerel, and 50 becquerel of plutonium 239 ऑक्साइड via inhalation. 50 becquerel इनहेल कर लिया और इतना सोडियम 92 सोडियम Ingest 22 इंजेस्ट कर लिया. वो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टोटल कमिटेड इफेक्टिव डोज फ्रॉम दैट इंटेक. ये दो रेडियो न्यूक्लाइड को उसकी बॉडी में आ चुका है. अब सोडियम एंड प्लूटोनियम. हाँ, कितना उसको डोज लगेगा. तो देखो हमारे पास डोज के लिए सोडियम का चाहिए. सोडियम का क्या सोडियम ने किया है? बोला 22 में ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स के लिए इंजेक्शन इनहेलेशन के लिए कितना है 2.10 2.0 इंटू 10 टू द पावर 9 और सर उसने इंजेक्शन के लिए ingest ही तो 3. किया है. हाँ, तो तो सिर्फ 3.2 ingestion. लेगी, ये हाँ. वाले लेगी. हाँ. 3.2 इंटू इतना लेगी. हम्म. तो ये एक पर बेकुरेल पे becquerel. इतना सिबट है. तो इतना बेकुरेल पे कितना, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है. 1.5 into 10 to the power 5 into राइट, 3.2. ये देखो ये वहीं किया 1.5 इंटू ये 10 to the और power 3.2 3.2 इंटू 10 टू द पावर 10 9 सीवर्ट बाई इतना बेकुरेल. मिली सीवर्ट आ बेकुरेल गया. बेकुरेल कट गया, ये दोनों मिलकर के टोटल सीवर्ट बन जाएगा. सो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -4 सीवर्ट आ गया. तो फाइनली इट बिकम्स 0.48 मिली मिली सीवर्ट. सीवर्ट. करेक्ट. और यहाँ पे प्लूटोनियम जब लिया 239 का, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 1 ये लिया पर है, becquerel बेकुरेल है. 250. राइट, 5 इंटू कर दिया ना 10 टू द पावर 1, तो 50 हो गया ओके. ना. 15 बेकुरेल तो था. हम्म. और प्लस अब प्लूटोनियम का देखना है, तो प्लूटोनियम का इतना है. तो तुम इधर की तरफ देख सकते हो प्लूटोनियम का 8.3 इंटू 10 टू द पावर 6 है. -6. तो -6 से वहीं सीबर्ट ऐसे कर दिया. अब इससे इतना डोज लगेगा और इससे इतना डोज लगेगा, तो टोटल डोज ऐड. जोड़ दिया 0.9. It should be it should again be emphasized that in radiation protection, the primary requirement is not just to maintain dose within dose limit. सिर्फ डोज को विद इन डोज लिमिट ही नहीं रखना है, बट टू ensure that doses are as low as reasonably achievable within those dose limits. उस डोज लिमिट्स में भी as low as reasonably achievable, जितना कम आप डोज कर सकते हैं उतना कम करना है. This is particularly important in the case of internal radiation because of the greater difficulty in controlling the exposure and of assessing the dose to individual from intake of radioactivity. देखो दोनों ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक ही प्रॉब्लम नहीं है. एक तो कंट्रोल करना मुश्किल है इंटरनल रेडिएशन हजार्ड को, और असेस भी करना, एक्यूरेट असेस करना भी मुश्किल है. क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं होता, तो हम एक रफ एस्टिमेट भी लगाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक मॉडल डेवलप किया, एनाटॉमिकल मॉडल डेवलप किया, फिजियोलॉजिकल मॉडल डेवलप किया. उसके बाद आईसीआरपी के लोगों ने बैठ करके, साइंटिस्ट ने जाके डोज कोफिशिएंट निकाला. लेकिन वो डोज कोफिशिएंट किस पे बेस्ड था? एक नॉर्मल रेफरेंस पर्सन पे. 1 ईयर के बच्चे पे भी अलग अलग करके बनाया है. लेकिन जिसका जैसे मान लो कि 1 ईयर के बच्चे का भी लोगे, तो जो बच्चे के लिए आप एस्टिमेट कर रहे हो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड बच्चे से वो एग्जैक्टली मैच करता हो. तो आपका कैलकुलेशंस भी डिफिकल्ट है, अनसर्टेनिटी वहां पर भी है, असेस करना भी मुश्किल है, और डिफिकल्टी उसको कंट्रोल करने में भी है. इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज लो एज रिजनेबली अचीवेबल वाला क्वेश्चन. मतलब हमको ये नहीं सोचना है कि अच्छा चलो 20 मिलीसीवर्ट है ना, अभी तो 20 मिलीसीवर्ट कहाँ पहुंचा है. नो, जितना कम से कम हो सकता है कि उधर की तरफ लेकर के आना, वहां पे दिमाग लगाना पड़े. In assessing the total dose received by a person in a year, both the external and internal doses must be considered. दोनों ही कंसिडर करना है. जब टोटल डोज रिसीव्ड बाय पर्सन की बात करनी है, उसको एक्सटर्नल से कितना लगा होगा और इंटरनल डोज से कितना लगा होगा, टू इंश्योर दैट द रिकमेंडेड डोज लिमिट इज नॉट एक्सीडेड. फॉर दिस पर्पस द कमिटेड डोज should be assigned to the year in which intake occurred. अब देखो एक और बोला
कि ये कमिटेड डोज जो है, मान लो कि 70 साल तक तो आपने कैलकुलेट कर लिया, वहां बोला ना कि या तो 70 साल तक कैलकुलेट करेंगे बच्चे के केस में, या नहीं तो 50 साल 50 तक years. कैलकुलेट करेंगे। तो ये इनटेक और कमिटेड डोज कौन सा ईयर में जुटेगा? उसी साल में जिस साल में इनटेक हुआ था। Yes, sir. अभी in which intake occurred, even though some or perhaps most of the dose will not be received for many years. क्या बोले? इवन दो सम मतलब कुछ, perhaps most will not be received for many years, ऐसा हो सकता है कि डोजेज जो होगा आपने 70 साल तक तो करा, कैलकुलेट करोगे तो ये कोई जरूरी थोड़े न है कि मोस्ट ऑफ द डोज उसी साल में रिसीव होएगा, क्योंकि वो तो धीरे धीरे डिके हो रहा है ना। लेकिन कमिटेड हम ले रहे हैं, टोटल कितना होगा 70 साल में, तो डिके भी तो होते जा रहा है, बॉडी से एलिमिनेट भी हो रहा है, सारी चीज जोड़ रहे हैं ना, तो इसलिए उसी साल में जोड़ना है जिस साल में इनटेक हुआ था। ये सो कमिटेड डोज जो होगा यहीं पे जुटेगा। क्यों जुटेगा उसका रीजन बता दिया। क्योंकि उसी साल, वरना वहां से तो फिर डिके स्टार्ट हो जाएगा ना, जब इनटेक लिया तभी तो मैक्सिमम। द एनुअल लिमिट ऑफ इनटेक, या लोग झगड़ा करते हैं एनुअल लिमिट ऑन इनटेक होगा, उसमें भी डिस्कस किया था, एनुअल लिमिट ऑन इनटेक या एनुअल लिमिट ऑफ इनटेक, लफड़े में नहीं पड़ते हैं, एनुअल लिमिट ऑफ इनटेक हो या ऑन इनटेक हो, राइट। The of for any radionuclide is the intake of radionuclide which would result in an individual receiving a dose equal to the dose limit, right, and is obtained by dividing the annual dose limit by appropriate dose coefficient। मतलब अली का भी वैल्यू जो है वो बोला है, हाँ, कैसे निकालने के लिए कि डोज कोफिशिएंट से यदि आप डिवाइड कर दोगे टोटल तो मिल जाएगा कि उसका अली उस रेडियो न्यूक्लियाइड के लिए क्या होगा, क्योंकि वो 50 साल तक के लिए तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया ही हुआ है, 70 साल के लिए यदि इनटेक हो गया तो जो डोज कोफिशिएंट हाँ। और अली का डिफिनेशन क्या है कि टोटल डोज लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, मतलब अप टू 20 मिलीसीवर्ट तक ही लगना है, राइट। तो उसका अली जो भी रेडियो न्यूक्लियाइड का निकालना हो वो 0.02 सीबर्ट से डोज कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दो तो उसके लिए अली कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। अब कंट्रोल की बात